तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 15 मार्च। तो 15 मार्च की न्यूज़ प्लस कल 14 मार्च थी और कल संडे था तो संडे को भी न्यूज़ नहीं आई थी। तो कल और आज की न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होने वाला है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज और कल के करंट अफेयर्स। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है दोस्तों 15 मार्च को, मतलब उपभोक्ता दिवस होता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता क्या होता है, जो भी कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो हम उपभोक्ता हो गए, ठीक है, क्योंकि उसका उपभोग करने के लिए हम मंगवा रहे हैं, ना कि हम बेचने के लिए मंगवा रहे हैं। अगर कोई बेचने के लिए मंगवाएगा तो वो उपभोक्ता नहीं आएगा, वो विक्रेता कहलाएगा, ठीक है। तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, उपभोक्ता के राइट्स मतलब कंज्यूमर के जो भी राइट्स होते हैं उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए, ठीक है। तो 15 मार्च का डे आप याद रख सकते हो। दोस्तों हमारी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? क्वेश्चन देने का मतलब यही नहीं था कि मैं स्मृति ईरानी जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, बल्कि इस विभाग ने कुछ योजनाएं से संबंधित कुछ मैटर था, न्यूज़ आई थी, तो वो हम देख लेते हैं। तो आप सबको पता ही होगा, महिला और बाल विकास मंत्री हैं हमारी स्मृति ईरानी जी, और इन्होंने अभी घोषणा की है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी स्कीम्स इन 3 अम्ब्रेला स्कीम में मर्ज करी जाएंगी। जैसे दोस्तों आपको पता होता है, महिला और बाल विकास विभाग इसने कई सारी योजनाएं महिलाओं और बच्चों के मतलब विकास के लिए, जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए चला रखी है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जितने भी छोटी छोटी सी जो स्कीम थी ना, उनको इन 3 बड़ी योजनाओं में मिला दिया है। मतलब 3 बड़ी योजनाएं कौन सी ये है? मिशन पोषण 2.0 जो लॉन्च हुई थी, अपन ने पढ़ा भी था, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। तो इनके अंदर क्या किया है, जो छोटी छोटी सी और स्कीम चल रही थी ना, उनको इन 3 अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं, जो बड़े स्तर पे चलाई जाती है ना। तो इन 3 स्कीम्स में उनको मिला दिया है। तो बड़ी 3 स्कीम कौन सी रह गई है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन पोषण 2.0, 2.0 भी बोल सकते हैं, और मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, है ना। तो अब इनमें देख लेते हैं मिशन पोषण, वात्सल्य और शक्ति है क्या। कई बार पूछ लेते हैं कि मिशन पोषण संबंधित है, मिशन शक्ति संबंधित है, ठीक है। तो मिशन पोषण 2.0 एवं सक्षम आंगनबाड़ी स्कीम, ये दोनों तो है दोस्तों। आंगनबाड़ी सेवाओं और सेवाएं युवा लड़कियों हेतु पोषण अभियान नेशनल क्रेच स्कीम। देखो इसमें तो आंगनबाड़ी सेवाएं आती है एक तो, है ना, और युवा लड़कियों के लिए जो पोषण अभियान चलाया जाता है वो, और नेशनल क्रेच स्कीम चलाई जाती है छोटे बच्चों के लिए, तो वो स्कीम, ये तीनों सारी इसमें मर्ज कर दी जाएंगी मिशन पोषण 2.0 में, ठीक है। मिशन वात्सल्य की अगर हम बात करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस और चाइल्ड वेलफेयर के सारे स्कीम वात्सल्य में ले आई जाएंगी। मतलब बच्चों की सुरक्षा की और बच्चों के मतलब जो भी वेलफेयर से संबंधित स्कीम है, भलाई से संबंधित जो भी स्कीम है, वो मिशन वात्सल्य में आएंगी। और मिशन शक्ति में क्या आएंगी? महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु जो भी स्कीम थी, जैसे कि संबल थी, एक तो संबल, है ना, और एक थी समर्थ। तो संबल में क्या क्या था दोस्तों? संबल में सरकार क्या क्या कर रही है महिलाओं को संबल देने के लिए? 1 स्टॉप क्राइम सेंटर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी महिला का रेप हो गया, तो उससे पहले क्या होता था कि उसकी जांच अलग हॉस्पिटल में होती थी, रिपोर्ट अलग थाने में होती थी, फिर न्यायालय में उसे अलग से जाना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ें कि एक मतलब पीड़ित महिला को और ज़्यादा परेशानी नहीं हो, एक ही जगह उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, तो वो सब कराने के लिए 1 स्टॉप क्राइम सेंटर, मतलब एक ही जगह पर सभी चीज़ों की मतलब उपलब्धता उसे उपलब्ध होगी। महिला पुलिस वॉलंटियर लगाई जाती है सुरक्षा संबल के लिए, सुरक्षा और संबल के लिए। मतलब महिला पुलिस हम देखते हैं ना, जैसे कि कोई बड़ी कॉलेजेस होती हैं या सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहाँ पे महिला वुमन वॉलंटियर खड़ी होती है, तो वो भी महिलाओं की सुरक्षा और संबल के लिए होती हैं। वुमन हेल्पलाइन नंबर अलग से चलाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा स्वाधार गृह योजना होती है दोस्तों, कि जैसे कि किसी महिला से कोई मतलब कोई अनाथ हो गई, किसी से कोई अपराध हो गया, कोई जेल से छूट के आई है, कोई ड्रग तस्करी में पकड़ी गई है, उसके बाद वो लाइफ कहाँ बिताएगी, तो इन वुमेंस के लिए स्वाधार गृह योजना चलाई जाती है। इनको घर उपलब्ध करवाया जाता है, प्लस इनको कुछ उसमें स्किल डेवलपमेंट उनमें किया जाता है, ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। उज्ज्वला योजना आपको पता ही है कि महिला सुरक्षा से रिलेटेड हो जाती है, कि जो महिलाएं हैं उनको जो घरेलू जो ये रसोई गैस होता है उसका वितरण बहुत कम पैसों पे किया जाता है, ताकि वे जो लकड़ियाँ जलाते हैं और लकड़ियाँ जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उनसे निकलती है, तो उनका उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत असर पड़ता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई थी। विधवा घर योजना, विधवाओं को घर उपलब्ध करवाने के लिए, ये सब योजनाएं किस में आ जाएंगी? संबल में आ जाएंगी, ठीक है।
और समर्थ में कौन कौन सी आ जाएंगी? समर्थ बनाने के लिए क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम समर्थ बनाने के लिए है। महिलाओं को बेटी मतलब अगर हम बचाएंगे पढ़ाएंगे तो वो आगे जाके सक्षम बनेंगी। क्रेच स्कीम है। क्रेच स्कीम दोस्तों वो होती छोटे बच्चों की जो पालना गृह नहीं होते कि जैसे कोई वुमन काम पे जा रही है तो छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए वो होती है क्रेच। और पीएम वंदना योजना, जेंडर बजटिंग, ये सब सरकार, जेंडर बजटिंग मतलब वुमेन सेंसिटिव बजट बनाई जाती है, महिलाओं की मतलब सुरक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों से रिलेटेड मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सब योजनाएं आ जाएंगी। मिशन शक्ति मतलब ये सारी योजनाएं वुमेन से रिलेटेड थी, तो इसमें क्या क्या मतलब ये क्या क्या किस किस में आती है या फिर अपन थोड़ी सी जानकारी ले ले, याद कर ले, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे शुरू करते हैं। चीन का जिनजियांग प्रांत या क्यों चर्चा में है जिनजियांग प्रांत? तो बहुत दिनों से खबर आ रही थी तो मैंने कवर नहीं की थी, तो आज हम इसको देख ही लेते हैं। आप सबने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि जो उइगर मुसलमान है वो चीन में रहते हैं और उइगर मुसलमानों पर चीन में अत्याचार किया जाता है। ये अल्पसंख्यक है वहाँ पे, है ना, मोस्टली तो चाइनीज़ लोग रहते हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ पे उन पे अत्याचार किया जाता है। तो अभी दोस्तों महिला दिवस के अवसर पर उइगर मुस्लिम महिलाओं ने चीन के साथ तुर्की की प्रत्यर्पण समझौते के खिलाफ बड़े तौर पर प्रदर्शन किया। चाइना ने एक समझौता किया है, उसमें चाइना ने किया क्या है, तुर्की के साथ एक प्रत्यर्पण समझौता किया है कि अगर ये उइगर मुसलमान हमारे देश में कोई भी अपराध करते हैं तो हम इन जो अपराध करने वाले उइगर मुसलमान हैं इसको तुर्की को सौंप देंगे और फिर तुर्की निर्णय लेगा कि उसे किस प्रकार की सज़ा देनी है कि नहीं देनी। अब ये तुर्की को क्यों सौंप रहे हैं? तुर्की को इसलिए सौंप रहे हैं कि जो उइगर मुसलमान हैं दोस्तों वो टर्किश लैंग्वेज ही बोलते हैं, तुर्की लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध तुर्की से माना जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे चाइना एक थोड़ा सा अब रेपुटेशन चाइना की अच्छी हो चुकी है वर्ल्ड लेवल पे, तो चाइना क्या है कि खुलेआम इनको, जैसे चाइना इन पर अत्याचार करता है तो अगर फिर वो मीडिया पे आने लगती है और उनके खुलेआम मतलब इंसल्ट, एक देश की बेइज्जती होती है कि इतना बड़ा देश होके अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा, तो वो क्या कर रहा है अपने ज़बरदस्ती मतलब परेशानी तुर्की को सौंप रहा है। और तुर्की से अपना क्यों रहा है? क्योंकि तुर्की को चाइना बहुत तरह से सपोर्ट करता है। तुर्की में अभी वैक्सीन सप्लाई में भी और भी बहुत तरह से तुर्की को ये सपोर्ट करता है। तो तुर्की इसलिए कि चाइना का मतलब वर्द हस्त मेरे पे बना रहे, इसलिए तुर्की चाइना की बात मानता है। ठीक है, तो ये अभी जो प्रत्यर्पण संधि की है, तो महिला दिवस जो आया था, महिला दिवस के अवसर पर चाइना की जो महिलाएं हैं उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ का विरोध किया है। इतने दिन इसका विरोध किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब चाइना की महिलाओं ने इसका विरोध किया है। और जिनजियांग प्रांत जो है वो वहाँ का चाइना का खनिज बहुल प्रांत है। ठीक है, तो उइगर मुसलमानों पे चाइना अत्याचार क्यों करती है? तो उइगर मुसलमानों पे अत्याचार करने की कहानी ये है कि देखो जिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं और जिनजियांग प्रांत जो है वहाँ पे मिनरल बहुत सारे पाए जाते हैं, खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इनकी जो रोजी रोटी थी उइगर मुसलमानों की इन खनिजों के खनन वगैरह से ही चलती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ 2009 के आसपास कि और जो दूसरी जातियां हैं चाइना की वो आके यहाँ पे नौकरी करने लगी, खनन करने लगी, तो उइगर मुसलमान बेरोजगार होने लगे और उनके पास रोजगार नहीं बचा। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों का विद्रोह किया, थोड़ा दंगा जैसा हो गया और उन लोगों को मार काट के उइगर मुसलमानों ने भगाने की कोशिश की जो दूसरी जातियां उनकी नौकरी छीन रही थी। तो बस चाइना की आर्मी को और चाइना की सरकार को वहाँ पे इंटरफेयर करने का मौका मिल गया और उन्होंने उइगर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा नरसंहार बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में अत्याचार किए। तो तब से उइगर मुसलमान चर्चा में है और तब से उइगर मुसलमानों पे चीन की सरकार का मतलब ये अत्याचार वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन चीन एक साम्राज्यवादी देश है, ताकतवर देश है, वह अपनी न्यूज़ को बहुत कम बाहर आने देता है, ये भी हम सबको पता है। अपने मीडिया पर प्रतिबंध लगा के रखता है, जो वो चाहता है, सरकार चाहती है, वही वहाँ का मीडिया छापता है, तो ऐसी न्यूज़ हमारे सामने नहीं आ पाती। लेकिन जब अभी जो महिला दिवस पर ये महिलाएं ऐसी न्यूज़ सामने लाए हैं कि तुर्की के साथ ये प्रत्यर्पण संधि की है और इसका हम विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए इस न्यूज़ को वर्ल्ड लेवल पे पहचान मिली है, मतलब वर्ल्ड इसकी बातें अब कर रहा है। कौन सी बीमारी का 2020 में उन्मूलन करने के बाद पुनः केस सामने आए हैं? तो 2020 में दोस्तों हमने जो काला आजार बीमारी है जो मक्खी द्वारा फैलती है इसका उन्मूलन कर दिया था। इससे पहले भी हमने 2-3 बार 2016 में भी हमने इसका उन्मूलन किया, अभी अब भारत से ख़त्म हो चुकी है। 2018 में भी घोषित कर दिया था लेकिन फिर इसके रोगी मिल गए और हमने 2020 में भी ख़त्म कर दिया था इसे कि हम अब इंडिया से ख़त्म हो गई है। लेकिन फ़िलहाल बिहार में वापस से इसके केस मिल गए हैं और इसका अब जो हमने उन्मूलन का इसका टारगेट रखा है वो 2022 रखा है कि 2022 तक हम काला आजार को
पूरी तरह से भारत से उन्मूलित कर देंगे, भगा देंगे। हेल्पलाइन नंबर 139 क्या है, ये मैंने कल परसों भी आपको पढ़ाया था, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। ये संपूर्ण भारत की रेलवे की एक मदद हेल्पलाइन नंबर है। मतलब आप किसी भी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हो, 139 पे कॉल करके आप सहायता मांग सकते हो, यात्रियों को परेशानी न हो, सुविधा जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए रेलवे ने यह हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं। जल जीवन मिशन दोस्तों, जल जीवन मिशन पहले तो कि क्या है, जल जीवन मिशन है केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार इसमें सभी जो नागरिक है उनको टैप वाटर प्रदान करने की योजना है। ठीक है, उनको टैप वाटर प्रदान करने की योजना है। टैप वाटर मतलब स्वस्थ पानी, नल का पानी प्रदान किया जाए, हर घर में नल की सुविधा हो। यह केंद्र सरकार की योजना है, इसका नाम है जल जीवन मिशन। ठीक है, 2024 शायद इसकी वो है कि लक्ष्य है कि यहाँ तक 24 तक हमें टैप वाटर देना है। ठीक है, अब दोस्तों ये राजस्थान में भी चल रही है, और राजस्थान में इस योजना में कुछ थोड़ा सा घोटाला सामने आया है, तो इसलिए हमें जल जीवन मिशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि कई बार कोई योजना ज़्यादा चर्चा में आ जाती है। तो कल परसों तो इसलिए आया था कि हमारी सरकार बोल रही थी, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा पैसे मांग रही थी कि हमें 90-10 का मतलब 90-10 के अनुपात में सहयोग दीजिए, मतलब 10% पैसा हम खर्च करेंगे और 90% पैसा हमें आप दीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। पर इसके लिए भी केंद्र सरकार ने मना कर दिया। ठीक है, और अभी जो चर्चा में आई है कि प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का खर्च करके 1 लाख करोड़ घरों में नल कनेक्शन देना है। चलो ये डाटा आपको नहीं याद रखने हैं। अभी चर्चा में इसलिए है कि इस मिशन में तय BCR रिपोर्ट, BCR क्या होती है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट, से कम कीमत पर टेंडर लिए जा रहे हैं, और इससे क्वालिटी कंट्रोल आदि पे फर्क पड़ सकता है। मतलब ये होता है कि सरकार क्या करती है, जैसे जयपुर में पूरे में टैप वाटर देना है, तो क्या करेगी, जयपुर के जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग ठेकेदारों को टेंडर दे देगी कि मालवीय नगर में आप लगा दो, है ना, ऐसे ही जालना में आप लगा दो, झोटवाड़ा में आप लगा दो, ऐसे टेंडर वितरित करती है सरकार। तो वो टेंडर, जैसे कि टेंडर की एक बेसिक रेट होती है कि मान लो 50,000 से नीचे में टेंडर नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बेसिक रेट से 35% कम में सरकार टेंडर दे रही है। मान लो 10,000 में ही टेंडर दे रही है, और 10,000 में कोई ठेकेदार टेंडर ले रहा है, तो इससे क्या होगा कि इससे जो मतलब ये स्कीम है, इसमें फिर अगर पैसे कम खर्च होंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी भी गिरेगी ना चीज़ों की, वो ख़राब पाइप लगाएंगे, ख़राब नल लगाएंगे, है ना। तो ये सब घपला इसमें हो सकता है, और सरकार को मतलब सरकार ये कर रही है और इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा घपला चल रहा है राजस्थान में, तो इसलिए यह मिशन चर्चा में है। तो आप याद रख सकते हो जल जीवन मिशन है क्या। दोस्तों हमारी जो महिला वुमन क्रिकेटर है मिताली राज, उन्होंने एक दिन में 2 रिकॉर्ड बनाए हैं कल के दिन में। पहला रिकॉर्ड तो है कि वनडे में 7,000 रन पूरे करने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 से रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक किसी महिला ने 10,000 रन नहीं बनाए। हर प्रकार के मैच में T20, वनडे और टेस्ट तीनों में मिलाकर टोटल 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है, प्लस वनडे में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला वो बन गई हैं। अब दोस्तों राजस्थान सरकार की 3 योजनाएं थी जो अभी 3 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी सी इन योजनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक का नाम है समर्थ योजना, एक का नाम है सक्षम योजना, एक का नाम है राजकीय योजना। तो तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन तीनों योजनाओं को राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा लॉन्च किया गया, और तीनों को एक ही डेट को 3 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। सबसे पहले समर्थ योजना जो है, ये वाली समर्थ योजना, उसके बारे में लिखा गया है कि प्रदेश की महिलाओं, विशेष वंचित वर्गों, पिछड़े और हाशिए पर मौजूद परिवार के लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रोजगार और स्वरोजगार उद्यमिता आधारित कौशल को बढ़ावा देना। और समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर योजना, मतलब कौशल का विकास करो और आत्मनिर्भर बनो। तो बस समर्थ का मतलब आप इतना ही समझ लेना कि महिलाएं हैं, वंचित वर्ग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको कौशल विकास करवाकर आत्मनिर्भर उनको बनाया जाएगा, समर्थ बनाया जाएगा कि मेरे में इतनी कला है कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, तो मैं समर्थ हूँ। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है इस योजना में क्या होगा। दूसरी सक्षम योजना। सक्षम योजना का उद्देश्य स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा
महाअभियान में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय और सामूहिक रोजगार के लिए तैयार करना। इसमें भी दोस्तों वही सारी चीजें हैं, ये युवाओं के लिए है ना। ये कौशल विकास शिक्षा महाअभियान में प्रदेश के युवा और महिलाओं के लिए है, मतलब युवा लड़के और लड़कियों के लिए है। उनको कौशल प्रशिक्षण देके उनको सक्षम बनाया जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा। तो जो समर्थ थी वो तो थी वंचित वर्गों के लिए प्लस महिलाओं के लिए, जो सक्षम है वो है युवाओं के लिए, है ना, और युवा महिला और युवा पुरुषों के लिए। और जो राजक्विक योजना है दोस्तों, इस योजना में राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसमें 36 आर्थिक सेक्टर्स में 328 पाठ्यक्रमों के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यक्रम की उपलब्धता रहेगी। इसमें आपको इतना याद करना है राजकीय योजना में कि जो बेरोजगार युवा है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार के लायक बनाया जाएगा। ठीक है, तो 3 स्कीम हो गई। सबसे पहले समर्थ किसको बना रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं और वंचित वर्ग हैं उनको बना रहे हैं समर्थ कौशल विकास देके। सक्षम किसको बना रहे हैं, जो जवान हो रहे हैं युवा और युवतियां उनको सक्षम बना रहे हैं कौशल प्रशिक्षण देके। और तीसरी है राजकीय योजना, इसमें किसको सक्षम बना रहे हैं, जो बेरोजगार अभी घूम रहे हैं उनको कौशल देके सक्षम बना रहे हैं। नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क निम्नलिखित में से कौन से जिले में? दोस्तों अभी एक जयपुर में लॉन्च किया, मतलब बनाया गया है रेगिस्तान पार्क। तो यह पूछ सकते हैं रेगिस्तान पार्क के नाम से, सबको जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर की याद आएगी, बट ये जयपुर में बनाया गया है। एक दोस्तों हस्तशिल्प नीति आई थी अभी 1-2 महीने राजस्थान सरकार की, तो वो पढ़ लेते हैं हस्तशिल्प नीति क्या थी। इसमें 3-4 चीज़ें की गई थी। देखो, हस्तशिल्प नीति में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पादों का प्रचार प्रसार। हस्तशिल्प क्या होता है, जैसे कि कठपुतलियाँ बना दी, छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने बना दिए, मिट्टी की पोटरी बना दी, पेंटिंग बना दी, है ना, इनको हस्तशिल्प बोलते हैं। तो इनका क्या है कि हमारे यहाँ पे कला तो बहुत है लेकिन उसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, जिससे क्या है कि इन लोगों की कलाकृतियाँ बहुत सस्ती बिकती हैं और इन लोगों की कला का इनको पूर्ण मूल्य नहीं मिल पाता। तो इसके लिए सरकार ये योजना लाई है जिसमें इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाएगा, मतलब अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, है ना, ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है राज्य सरकार के भी जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे हम खरीद सकेंगे अब ये हस्तशिल्प उत्पाद। दूसरा है कि देश और राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों पर हस्तशिल्प बेचने की व्यवस्था। जितने भी पर्यटन स्थल है, मान लो कि पर्यटन स्थलों पर ही बाहर से लोग आते हैं, तो वो अगर पर्यटन स्थलों पर ये सारे उनके हस्तशिल्प उपलब्ध हों, अगर बाहर के लोग देखेंगे उनको ज़्यादा आकर्षित करेंगे, वो ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है। और तीसरा है कि हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों को ई पोर्टल से जोड़ने का। ई पोर्टल से मतलब वही बात है कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा और जिससे कि उनकी बिक्री हो सके ऑनलाइन। और यह भारतीय शिल्प संस्थान और अन्य संस्थानों के जरिए प्रशिक्षण पर भी फोकस करेगा। इसके तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो क्या क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। दूसरा है कि पर्यटन स्थलों पर इनको व्यवस्था दी जाएगी कि वहाँ पे ये जाके अपने हस्तशिल्प बेच सके। और तीसरा इनके लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा और चौथा इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो हस्तशिल्प नीति में ये 4 बातें हमारे राजस्थान सरकार के में आ जाती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो वो आपको पता होंगी वैसे कि 200 सीटें हैं, सबको पता है। लेकिन इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें कितनी हैं ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हमें अक्सर नहीं पता होता है। तो 141 तो सामान्य वर्ग की हैं, ये तो कोई नहीं पूछेगा, हमसे पूछते हैं ये वाली। अनुसूचित जाति की कितनी है और जनजाति की कितनी है, तो जाति की है दोस्तों 34 और जनजाति की है 25, ये याद रखनी है। अनुसूचित जाति की है 34 और जनजाति की है 25, तो ये याद रखना है इस क्वेश्चन में। एक दोस्तों मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना जो दिसंबर में लॉन्च हुई थी, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख ली है क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं और इनमें राजस्थान के क्वेश्चन ही हमसे ज़्यादा पूछते हैं। तो 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने लॉन्च की थी यह योजना। थीम थी आपनो राजस्थान निरोगी राजस्थान। ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है कि हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। एक हेल्पलाइन नंबर सरकार लॉन्च किया था और वेबसाइट बनाई थी जिसके जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं दूर दराज के इलाकों में सरकार पहुंचाएगी। साथ ही इसमें बुजुर्गों की सुविधा के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में जीरिएट्रिक डिपार्टमेंट खोलेगी। इसके द्वारा बुजुर्ग प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त इलाज और जांच सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। देखो, निरोगी राजस्थान लॉन्च की डेट याद रखनी है, 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। ठीक है। इसमें क्या है, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट के जरिए एक तो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट काम था कि बुजुर्गों को विशेष सुविधा देने के लिए जीरिएट्रिक डिपार्टमेंट खोला जाएगा और इसमें बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज भी किया जाएगा और जांच सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी।
तो ये थे दोस्तों आज और कल के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।